कुसुम के कालीगढ़ जिले में एक काफी पुराना महल है। कहा जाता है कि कालीगढ़ के नवाब का ये पहले का ठिकाना हुआ करता था। ये नवाब मर्दी खान अपने रंगीन मिजाज के लिए जाने जाते थे। इनकी 3 पत्नियां तो थी ही, साथ में ही उनके कुछ रखैली भी थी जो इस महल में रहा करती थी। नवाब ना सिर्फ रंगीन मिजाज का था, साथ ही साथ वह बहुत क्रूर भी था। उसके सीधे 60 गांठ अंग्रेज अफसरों के साथ भी थे। वह क्रांतिकारियों को यहां पर मारा करता था। एक बार अचानक कुछ क्रांतिकारियों के झुंड ने महल पर हमला कर दिया। उन क्रांतिकारियों ने सबको मार डाला, क्योंकि गोलियां और तलवार औरतों और मर्दों का फर्क नहीं करती थी। जो भी उनके सामने आता वह मारा जाता है। यहाँ पर औरतों के साथ साथ कई मासूम बच्चों की भी मौत हो गई थी। और तब से ही हर अमावस की रात को यहाँ पर नवाब और उसकी मरी हुई बीवियां और बच्चे सबकी आत्माएं भटकती हैं। कहते हुए रानी ने महल की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा। पैरासाइकोलॉजिस्ट की टीम, जिसमें रानी, आरती, अमन, करण और साथ में राजीव निगम भी थे। रानी ने तब तक तो जानकारी दी स्माइल के बारे में इकट्ठी करी थी। वही जानकारी वो बाकी सबको बता रही थी। आरती ने खुश होते हुए कहा, वाह यार, कितने टाइम के बाद एक अच्छी जगह मिली है। वरना हमेशा हम ऐसी जगह जाते हैं जहां पर टूटे फूटे घर या टूटी फूटी इमारतों के सिवा कुछ नहीं होता। सब बकवास होता है। आई विश कि यहाँ पर हमें कुछ अच्छा मिल जाए। अमन ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है, उसके बाद शादी करके वहां पर सेटल भी हो जाना। आरती ने जवाब में सिर्फ अपना मुंह बिगाड़ कर अमन की तरफ देखा। तो चलो भाई, रात होने वाली है, हमें महल के अंदर भी जाना है। सबके पास अपने अपने इक्विपमेंट्स है ना? सबने अपने अपने इक्विपमेंट्स दिखाते हुए हाँ में जवाब दिया। सब लोग उस महल के अंदर चले गए। महल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां पर रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। प्रोफेसर राजवीर सबके आगे आगे जा रहे थे और बाकी सारे स्टूडेंट्स उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी उनको किसी लड़के की चीख सुनाई दी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? प्रोफेसर साहब के पूछने से सबने अपने अपने आसपास देखने की कोशिश करी। करण ने चिल्लाते हुए कहा, सर, यहाँ पर अमन नहीं है। क्या? अमन नहीं है? कहाँ गया? सब लोगों ने अंधेरे में अमन को ढूंढने की नाकाम कोशिश करी। थोड़ी देर बाद किसी लड़की की चीख सुनाई दी। सर, सर, रानी नहीं है यहाँ पर। आरती की आवाज आई। थोड़ी देर बाद आरती की चीख सुनाई दी। इससे पहले कि प्रोफेसर कुछ समझ पाते, उनको करण की चीख सुनाई दी। प्रोफेसर टॉर्च की लाइट से आसपास देखने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने जमीन पर देखा तो उनको रानी, आरती और अमन की डेड बॉडी दिखी। प्रोफेसर ने ध्यान से देखा, लेकिन वहां पर अमन की डेड बॉडी नहीं दिखाई दी थी। अमन कहाँ है? यहाँ पर तो नहीं है। क्या वो जिंदा है? हाँ, मैं जिंदा हूँ प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। अमन अपने हाथ में चाकू लेकर खड़ा था। उसने ऊपर अपने दोनों हाथ करके जोर जोर से कहना चालू करा, मेरे परदादा जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, इसको स्वीकार करो। ये कहते हुए अमन ने प्रोफेसर के पेट में चाकू घुसा दिया और जोर जोर से हंसने लगा। मैं कुछ ना कुछ लाता रहूंगा। पूरे अंधेरे महल में सिर्फ अमन की आवाज सुनाई दे रही थी। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। सुनील आज बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वह कॉलेज से
अपने दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ी जंगलों में औषधियां, जड़ी बूटियों के शोध के लिए जाने वाला था। इसलिए वह खुशी के मारे हड़बड़ाहट में नाश्ता कर रहा था। उसकी माँ उसे कह भी रही थी, बेटा आराम से खाओ, अभी बहुत समय है, खाना गले में अटक जाएगा। पर उसे तो जैसे तैसे नाश्ता खत्म करके यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना था। इसलिए माँ की बातों को अनसुना करके उसने फटाफट नाश्ता खत्म किया कि तभी उसके दोस्त साहिल की उसे आवाज़ सुनाई दी, जो उसे लेने उसके गेट से चिल्ला रहा था। वह उसके पिताजी की जीप ले आया था। उसके साथ गुंजन, सोनिया, मुकुंद और रिया थी। वह सबको पिकअप करते हुए सुनील को लेने आया था और उसके घर पहुंचा था। वहां से उन्हें कॉलेज होते हुए जंगल की तरफ जाना था। सुनील अपना बैग उठाता हुआ बाहर की तरफ निकला। जाते जाते माँ ने उसे एक खंजर पकड़ा दिया। दरअसल उसकी माँ उसकी बहुत चिंता करती थी, इसलिए उन्होंने उसे खंजर इसलिए दिया था ताकि वो अपनी सुरक्षा कर पाए जंगली जानवरों से। बाहर आकर उसने सभी को हाय हेलो करके जीप में बैठ गया। वे लोग सबसे पहले कॉलेज पहुंचे। वहां अपना अटेंडेंस लगवाकर वे लोग जंगल की तरफ निकल पड़े। वे लोग घुमावदार रास्तों से होते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ चले। पहाड़ी वादियों में बहुत घने जंगल होते हैं। जंगल भी इतने भयंकर कि वहां कोई जाना पसंद ना करे। यहाँ के जंगल बड़े बड़े पेड़ों से इस तरह भरे रहते हैं कि सूरज की रोशनी तक नीचे ना पहुंचे। यह जंगल इतना घना था कि यहाँ सदियों से कोई इंसान आया नहीं था। लोग यहाँ आने से घबराते थे। जंगल के मुहाने पहुंचकर वे लोग जीप साइड में लगाकर पैदल ही जंगल में आगे बढ़ गए। वे मजाक मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे और साथ में जगह जगह रुककर जड़ी बूटियों को ढूंढ रहे थे। लड़कियों को जंगल में और अंदर जाने से डर लग रहा था, क्योंकि आगे जंगल बहुत ही घना और बड़ा होने वाला था। वहां रोशनी की कमी थी। चारों तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। कहीं कहीं जानवरों के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। तभी उन्हें एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था कि आगे जाना मना है। उन्होंने उस बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे लोग आगे बढ़ते रहे। अपने बचाव के लिए उन्होंने दो लोग यानी कि सुनील और साहिल को साथ में ले लिया, जिनके पास हथियार थे। बाकी निहत्थे थे। सुनील और साहिल को अपने साथ साथ अपने मित्रों की भी रक्षा करनी थी, इसलिए साहिल आगे था और सुनील पीछे था। जंगल में वे इतनी दूर निकल आए थे कि अब वापसी पर उन्हें रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था। आज तक इस जंगल में कोई नहीं आया था, इसलिए वहां पगडंडी वगैरह नहीं बनी थी। वे लोग रास्ता खोजते खोजते परेशान हो गए। रोजी कहने लगी, हमने तो पहले ही मना किया था ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, पर तुम लोग हमारी बात सुनते कहाँ हो। गुंजन ने भी रोजी की हाँ में हाँ मिलाई। सोनिया चुपचाप थी। मुकुंद को बड़ी जोर से भूख लग गई थी। सुबह का नाश्ता तो चलते चलते पक चुका था। वैसे भी तो वह पेट्टू था, उसे तो हर थोड़ी देर में भूख लग जाती थी। इसका उसने पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने अपने बैग में खूब सारा खाने पीने का सामान भर रखा था। चलते चलते वे खंडर के पास पहुंच गए। अब उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। उन्होंने इस जगह को खोज निकाला था। काफी पुराना छोटा सा महलनुमा खंडर। बाहर बहुत सारी झाड़ियां झककर उग रखी थी। दरवाजे का पता नहीं था। अंदर पुराने समय में पत्थरों को उधेर कर बनाई गई टूटी फूटी मूर्तियां नजर आ रही थीं। वह अंदर जाकर कुछ जगह साफ करके सुस्ताने लगा। सुनील और साथ में साहिल सुरक्षा की दृष्टि से आसपास का मुआयना करने लगे। उन्होंने वहां कुछ नाश्ता पानी किया। ये उनके लिए एक रोमांचकारी पिकनिक साबित हो रहा था।
थोड़ी देर आराम करने के बाद वे उठे और खंडर के कमरे का मुआयना करने लगे। कुल 5 कमरे नजर आ रहे थे। 5वें कमरे में एक कॉर्नर पर नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां नजर आ रही थी। वहां अंधकार ज्यादा होने के कारण वे बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने कुछ घास और साथ में मोटी लकड़ियों से 4 मसाले बनाई और उसे जलाकर अंदर पहुंचे। मुकुंद ने कहा, अब अच्छा है, कुछ दिखाई तो दे रहा है। सुनील ने ध्यान से चलने को कहा। उसने कहा, जरा ध्यान से चलना, कहीं सांप बिच्छू ना हो। साहिल ने भी कहा, हाँ, यहां तक अभी तो कोई इंसान नहीं आया है, क्या पता कितने साल पुराना महल हो। वे सीढ़ियों के रास्ते से नीचे आने लगे तो भड़बड़ाते हुए मशाल की रोशनी में चमगादड़ों का झुंड उड़ता हुआ उनके सर के ऊपर से बाहर आ गया। गुंजन और रोजी की तो चीख निकल गई। वे बहुत डर गए थे। वे लोग डरते डरते अंदर तहखाने में पहुंच गए। नीचे उन्होंने देखा कि पत्थरों की कुछ सुंदर मूर्तियां थीं। कुछ पत्थर नुमा सामान यहां वहां बिखरा पड़ा था। एक जगह पर एक आईना पड़ा हुआ था। उसका फ्रेम बड़ा ही नक्काशीदार लकड़ियों से बना हुआ था, जो अपने आप में एक अद्भुत कारीगरी से भरपूर था। उस पर खूब मोटी धूल लगी हुई थी। सुनील ने उस आईने को उठाया। वह बहुत ही ज्यादा भारी था। उसे बाहर लाने में उसके पसीने छूट गए। तीनों लड़कियों ने मिलकर उसे साफ किया। उस आईने में अद्भुत कशिश थी जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। उसके पीछे संस्कृत में लिखा हुआ था, ये आईना शापित है, कृपया इससे दूर रहें वरना फंस जाओगे। ये एक चेतावनी थी। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वे उसे अपने साथ ले जाने के लिए खंडर से बाहर आ गए, पर बाहर तो अंधेरा हो चुका था। वैसे ही वे लोग रास्ता भटक चुके थे। अब रात अंधेरे में किस तरह बाहर पहुंचा जाए इसका पता ना था उन्हें, और फिर जानवरों का भी डर था। इसीलिए उन्होंने रात खंडर में बिताने की सोची। आग जलाने के लिए उन्होंने वहां से कुछ लकड़ियां एकत्र करी। कुछ लकड़ियों से उन्होंने कैंप फायर किया और साथ में कुछ लकड़ियों को खंडर के दरवाजे पर जला दिया, जिससे जंगली जानवर अंदर ना आ सके। अपने साथ लाया हुआ खाना खाया उन्होंने और साथ में पानी पिया। फिर थोड़ी देर बैठकर यहाँ वहाँ की बातें और मजाक मस्ती करी और फिर सोने की तैयारी करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि हर कोई 1 घंटा जागेगा और निगरानी करेगा। लड़कियां एक तरफ और लड़के एक तरफ लेट गए। सबसे पहले सुनील जाग रहा था। बाकी सभी थके हुए थे तो सभी को नींद आ गई। सुनील पहरेदारी कर रहा था। उसने आईना देखा। वह एक बहादुर और निडर किस्म का लड़का था। उसे वो नॉर्मल आईना लग रहा था। उसने अपने आप को निहारा तो वह निहारता रह गया। उसे लगा कि आईना उसे अपने अंदर खींच रहा है। उसने जैसे तैसे अपनी नजरें हटाई। जैसे ही उसने नजरें हटाई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। वह समझ गया कि यह सचमुच में शापित है। जो इसे थोड़ी देर देखेगा वह इसमें डूबता चला जाएगा और इसमें सम्मोहित हो जाएगा और उसके अंदर फंस जाएगा। उसका 1 घंटा समाप्त हो चुका था। उसने मुकुंद को उठाकर खुद लेट गया। उसने उसे कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि इसे बताऊंगा तो डर जाएगा। मुकुंद आग के पास बैठा आंख सोखता रहा। उसकी नजर यहां वहां घूम रही थी। उसकी नजर सामने रखे आईने पर गई। उसे लगा कि उसमें किसी की परछाई है। वह अपनी जगह से उठकर आईने की तरफ गया। इतने में ही सोनिया उठ गई। उसने रोजी को उठाया कि टॉयलेट जाना है। दोनों मुकुंद के पास गए और उस टाइम मुकुंद आईने के पास खड़ा था। उसे देख रहा था। वे दूसरे कमरे की तरफ चले गए। वहां से जब वे लौटे तो वहां पर कोई नहीं था। मुकुंद का भी पता नहीं था। उन्होंने वहां देखा। उन्होंने सोचा कि शायद वह भी टॉयलेट करने गया होगा। सोनिया ने रोजी को कहा,
तू सो जा, मैं जागती हूँ। रोजी अपनी जगह सो गई। थोड़ी देर बाद सोनिया भी उसी आईने की तरफ बढ़ गई। उसकी नजर आईने में पड़ी। आईने में उसे मुकुंद दिखाई दिया। आईने के करीब पहुंचकर आईने को उसने हाथ लगाया तो वह भी उसी के अंदर खिंच गई। आईने ने उसे अपने अंदर खींच लिया था। दोनों आईने में कैद हो चुके थे। रोजी की नींद बीच में खराब होने के कारण सही ढंग से नहीं लगी थी। वह आंख बंद करके अपनी करवटें बदल रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसे आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और सर उठाकर यहाँ वहां देखा। उसे सोनिया दिखाई नहीं दी। वह उठकर बैठ गई। उसने देखा कि मुकुंद भी अपनी जगह पर नहीं है। वह अपने आप में कुछ सोच कर मुस्कुराई और लेट गई। अभी उसने आंख बंद भी नहीं की थी कि उसे सोनिया की आवाज सुनाई दी, जैसे वह रोजी को पुकार रही हो। रोजी उठी। उसने यहाँ वहां देखा। उसकी नजर आईने पर गई। उसे आईने में सोनिया दिखाई दी। वह दौड़कर आईने के पास पहुंची। उसने देखा सोनिया उसके अंदर बंद है। वह उसे बाहर निकालने के लिए प्रयास करने लगी। उसने आईने को वहां घुमाया और उसने भी सोनिया के हाथ पकड़ने के चक्कर में कांच को छू लिया। वह भी उसके अंदर खींची चली गई। अब रोजी, सोनिया और मुकुंद उस आईने में कैद हो चुके थे। आईने के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया थी। ये तीनों वहां अलग अलग जगह कैद हो गए थे। वहां से बाहर आ पाना मुमकिन नहीं था। सुबह के 5 बज गए। पक्षियों के चहचहाने की आवाज से साहिल जाग गया था। उसने यहाँ वहां देखा। उसे 3 लोग नहीं दिखाई दिए। पहले उसे लगा कि वो टॉयलेट गए होंगे, पर काफी देर बाद वह उठकर इधर उधर देखने लगा। तीनों गायब हो चुके थे। उसने सुनील और गुंजन को भी उठा दिया। उनसे वो कहने लगा, यहाँ 3 लोग गायब हो चुके हैं और अब हम तीनों ही बचे हुए हैं। सुनील ने अपने हाथों को अपने मुंह में दबा लिया। उसने अब इनको बताया कि सारी गलती मेरी है। मुझे तुम लोगों को जगाकर बता देना चाहिए था कि यह आईना बहुत खतरनाक है। यह आईना सचमुच में शापित है। वह तीनों जरूर इसके अंदर कैद हो गए होंगे। हमें उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। गुंजन ने पूछा, कैसे? यदि वे इसके अंदर चले गए हैं तो हम उन्हें बाहर कैसे निकाल पाएंगे? साहिल ने कहा, इसका राज भी यहीं कहीं होना चाहिए, तहखाने में, जहां यह आईना पड़ा था। सुनील ने उन्हें हिदायत दी कि कोई भी आईने में ना देखे। इतने में साहिल को रोजी की आवाज सुनाई दी। वह रोजी को बहुत चाहता था। उसने आईने में देखा। आईने में उसे रोजी नजर आई। वह आईने की तरफ बढ़ गया। वह रोजी को देख ही रहा था। उसे बाहर निकालने की कोशिश में देखते ही देखते कुछ ही देर में वह भी आईने में खींचता चला गया। गुंजन ये सब देखकर चीख पड़ी। सुनील भी कुछ ना कर सका। साहिल भी आईने के अंदर कैद हो गया। अब 6 लोगों में से सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। सुनील ने गुंजन को कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आईने में मत देखना। हमें यहां से बाहर निकलना है। सूर्योदय हो चुका था। हल्की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। तहखाने में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। वे मशाल जलाकर तहखाने में पहुंच गए। वहां उन्होंने हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखा। उन्हें पता लगाना था कि अपने साथियों को बाहर कैसे निकालना है। अंदर तहखाने में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वे तहखाने से बाहर आ गए। आईना सूरज की रोशनी में नॉर्मल हो गया था। उन्होंने आईने को पेपर में पैक किया। वह एक नॉर्मल आईने की तरह आराम से पेपर में पैक हो गया था। उन्होंने आईने को पेपर में पैक करके अपने साथ लेकर जाने लगे, क्योंकि उसके अंदर उनके 4 मित्र कैद थे। इसलिए वे उसे साथ लेकर वहां से निकल पड़े। जंगल पूरा भूल भुलैया था। वे काफी दूर चले गए, पर वो क्या देखते हैं, वे घूम फिर कर उसी खंडर के सामने पहुंच गए। गुंजन चीखें मारने लगी, रोने लगी, अपने ईश्वर से विनती करने लगी
हे ईश्वर, ये हम कहाँ फंस गए हैं? अब क्या हम यहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे? सुनील ने गुंजन को धैर्य रखने को कहा। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, तुम चिंता मत करो। वह फिर चलने लगे। उन्हें ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, उन्हें बस यहाँ से बाहर निकलना था। इसलिए वे लगातार चलते चलते आगे बढ़ते रहे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई थी। वे घूम फिर कर उसी खंडर के पास पहुंच गए। वह आज पूरे दिन भर चले थे। पूरी तरह से वो थक चुके थे। शाम हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो रहा था। अंधेरा होने लगा था। सुनील के दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इस कांच को तोड़ दिया जाए। शायद इसके कारण ही वे लोग इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। उसने आओ देखा न ताओ और उस आईने को एक बड़े से पत्थर के ऊपर पटक दिया। वह आईना टूटा नहीं और उसके अंदर की रहस्यमय शक्तियां वापस आ चुकी थी। अंधेरा फिर गिर चुका था। आईने में से पेपर निकल चुका था। सुनील को अपनी माँ का दिया हुआ खंजर याद आया। वह उस खंजर से ही उस कांच के ऊपर लगातार प्रहार करने लगा। गुंजन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे आईने में उसके मित्र दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसे लगा जैसे सुनील अपने ही मित्रों पर खंजर चला रहा है। गुंजन ने सुनील को मना कर दिया। ऐसा मत करो, तुम अपने ही मित्रों को मार रहे हो। उसने सुनील को दूर धकेला और आईने में अपने मित्रों को देखने के लिए आगे बढ़ी। उसने आईने में देखा कि उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पर वह आईने के करीब पहुंच गई थी। वह लगातार आईने को देखे जा रही थी। आईने ने उसे भी अपने अंदर खींच लिया। सुनील चीखता चिल्लाता रह गया। अब एक एक करके उसके सारे मित्र एक एक करके आईने के अंदर आ चुके थे। वो सारे उसे पुकारते, सुनील तुम भी अंदर आ जाओ, अब अकेले क्या करोगे? पूरी रात सुनील के साथ यही होता रहा। कभी कोई उसे पुकारता तो कभी कोई उसे पुकारता। इन सब आवाजों के चलते सुनील के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वह पागल हो गया था। सुबह हो गई। वह आईना उड़कर तहखाने में अपनी जगह वापस आ गया। सुनील भटकते भटकते अपने आप में बड़बड़ाते हुए सड़क पर पहुंच गया। यहाँ पुलिस वाले और उनके घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे। उन्होंने सुनील को देखा। वे सुनील से उसके मित्रों के बारे में पूछने लगे, बाकी लोग कहाँ हैं? पर सुनील कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुनील के बाकी सभी साथी जंगल में कहां भटक गए, ये लोगों के लिए एक राज बनकर रह गया है। पहाड़ों की एक कहानी है जिसे कभी सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य होता था। एक गांव में एक लड़की सुनीता अपने पिता के साथ रहती थी। पिता शाम को खेतों में नहर का पानी छोड़ने के लिए चले जाते थे, फिर वहां से गांव में घुसकर घर आते थे। एक दिन शाम को पिता खेतों में नहर का पानी छोड़ने के लिए गए। उन्होंने जाते जाते अपनी बेटी से कहा, बेटा मुझे खेत में थोड़ा काम है, मैं खेत में जा रहा हूं। तुम्हारा खाना बन जाएगा तो मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। उस समय टीवी का जमाना तो नहीं था, इसलिए लोग अपने कामों में बिजी होते थे। सुनीता ने फटाफट अपने धोए हुए कपड़ों को तय मारकर आंगन में रख दिया और कूड़ा करकट साफ करके गाय को पानी पीने के लिए दे दिया और वहां से लौटकर किचन में खाना बनाने बैठ गई। उस समय गैस की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए लकड़ियां जमा करके चूल्हे के लिए रखी होती थी। चूल्हा जलाने के लिए
वह कुछ लकड़ियां ले आई और चूल्हा जलाकर एक चूल्हे में सब्जी रख ली और दूसरे में रोटियां बनाने बैठ गई। कुछ ही समय में खाना बनकर तैयार हो गया। पहाड़ों में ठंडी के समय रात भी जल्दी हो जाती है। लगभग 8 बजे तक घुप अंधेरा छा गया। उसने अपने खेतों की तरफ मुंह करके अपने पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी, खाना बन गया है, खाना खाने आ जाओ। उसने ऐसे 2-3 बार आवाज लगाई और फिर पिताजी के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में उसके पिताजी आकर अपने कमरे में चले गए। पीछे सुनीता खाना लेकर पहुंच गई। उसने पिताजी को खाना दिया। पिताजी को दोनों हाथों से खाना फटाफट खाते देख सुनीता को बड़ी हैरानी हुई और वो सोच में पड़ गई, आज पिताजी ऐसे क्यों खा रहे हैं। खाना खा लेने के बाद पिताजी ने उसे अपनी पीठ में खुजली करने को कहा। सुनीता उनकी पीठ में खुजली कर रही थी। उसे आज अपने पिताजी की पीठ भी काफी अजीब लग रही थी। उसने पिताजी से पूछा, पिताजी, आपकी पीठ इतनी अजीब क्यों लग रही है। पिताजी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सुनीता ने पिताजी का चेहरा सामने लगे आईने में देखा तो वह डर गई। उसे पिताजी की जगह और कोई दिखाई दे रहा था। वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, ये पिताजी नहीं, कोई छलावा है। लेकिन वह घबराई नहीं। वह एक हाथ से पिताजी को खुजली करती रही और दूसरे हाथ से गौशाला में जाने के लिए प्रवेश पर एक लकड़ी का किवाड़ बना हुआ था, उसे उसने खोल दिया। सुनीता किवाड़ खुलते ही तुरंत उसमें घुस गई। वह किवाड़ सीधा गौशाला में खुलता था, इसलिए वह वहां पहुंच गई जहां गाय रखी हुई थी। उसने गाय से प्रार्थना की कि मेरी जान बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो। गाय ने उसे अपने चारों पैरों के बीच में छुपा लिया। जो छलावा था वो पीछा करते हुए गौशाला तक पहुंच गया। छलावा उसे बहुत ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। उसके बाद वो वहां से चली जाती है और इस तरह गाय उसे बचा लेती है। इसके बाद वो सारी कहानी अपने पापा को बताती है क्योंकि उसके पापा वापस आ चुके थे और उसके पापा उसे बताते हैं कि बेटा, गांव में ये सब आम बात है, गांव में ऐसा होता रहता है। छलावा हमेशा नाक से बोलता है, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं करते। और दूसरा, वो कभी तुमसे आंखें नहीं मिलाएगा। तीसरा, जब भी मैं जाऊं तो हमेशा गेट बंद रखा करो क्योंकि छलावा कभी आंगन का गेट नहीं बजाते या तुम्हें बाहर से आवाज नहीं लगाएगा। वो अगर घर खुला होगा तो वो अपने आप आ जाएगा। और चौथा, तुम्हें गाय ने इसलिए बचाया क्योंकि छलावा कभी उपले के पास नहीं आते। अगर घर में गाय ना होती तो शायद तुम नहीं बच पाती। बहुत सालों पहले मेरे पिताजी मुंबई में नए नए आए थे। वे मंदगांव में एक शमशान के पास रहते थे। वहां उस समय 4-5 लोगों ने मिलकर एक कमरा भाड़े पर ले रखा था। घर के आगे छोटा सा बरामदा था। गर्मी के सीजन में कमरे में बहुत गर्मी होती थी, इसीलिए कुछ लोग आंगन में चारपाई डालकर सोते थे। एक दिन पिताजी के साथ सोने वाले 2 लोगों की रात की ड्यूटी लगी थी, जिससे उन दिन पिताजी को अकेले ही बाहर सोना पड़ रहा था। वह आज अपनी जगह छोड़कर खुली जगह पर अपनी चारपाई डालकर सो रहे थे ताकि अच्छी हवा ले सके। दिन भर के थके होने के कारण वह काफी गहरी नींद में सो गए। आधी रात के बाद अचानक 2 साए प्रकट हुए और उनकी चारपाई को देखकर कहने लगे, ये देखो, हमारे रास्ते के बीच में चारपाई डालकर ये कौन सो रहा है, चलो इसे भी ले चलते हैं। और दोनों में से एक ने सर की तरफ से और दूसरे ने पैर की तरफ से चारपाई उठाई और चलने लगे। वे चारपाई को शमशान तक ले गए। चारपाई को शमशान में एक तरफ रखकर वे शमशान के अंदर गायब हो गए। रात में उन्हें सपने में उनकी कुल देवी कांगड़ा देवी दिखाई दी।
उसने एक जोरदार तमाचा उनके खींच के मारा। अरे देख, तू किस जगह पर सोया है। पिताजी की नींद खुल गई। देखा तो वह शमशान में एक तरफ चारपाई पर सो रहे हैं। वह सोच में पड़ गए कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। फिर तुरंत अपनी चारपाई लेकर अपने कमरे में आ गए। ये कहानी थी जो मेरे को मेरे परदादा ने सुनाई थी, जिनकी अभी अभी डेथ हुई थी, और उनकी डेथ का मुझे बहुत कम है। मेरे परदादा ने मेरे पापा को ऐसे देखा था, क्योंकि मेरे पापा ने आके सारी बात मेरे परदादा को बताई थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये घटना पोरबंदर की है। ये एकदम सत्य घटना है जो सोनल के साथ बीती थी। सोनल एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। अपने स्कूल के दिनों में सोनल काफी ज्यादा होशियार छात्र रही है। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के काम काज में हाथ बटाना सोनल का स्वभाव था। जब सोनल 12वीं कक्षा में थी, तब एक दिन अपनी सहेली के साथ वो पोरबंदर के समुद्र किनारे घूमने आई। समुद्र किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थीं। तभी अचानक समंदर की ओर से तेज हवा का झोंका सोनल की ओर आया, और पलक झपकते ही वह हवा का झोंका जैसे उसके शरीर से आर पार होकर गुजर गया। इस घटना से सोनल बुरी तरह डर गई, क्योंकि सोनल को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू एकदम अपने जैसी दिखने वाली एक लड़की नजर आई। ये काफी ज्यादा अजीब था उसके लिए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सोनल के शरीर से टकरा कर सोनल के शरीर से आर पार निकल गई थी। उस वाक्य के बाद सोनल की जिंदगी बदल गई। खाते पीते सोते जागते दिन रात सुबह शाम सोनल को वही लड़की नजर आने लगी। अपने जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर सोनल खूब ज्यादा घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार पड़ जाती। परिवार ने सोनल की तकलीफ दूर करने के लिए लाख जतन करे, पूजा पाठ, हवन, दान धर्म और भी सारी चीजें करवा दी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हद तो तब हुई जब सोनल अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे जैसे कि ये तो उसकी हूबहू कॉपी है, और सोनल को देखकर ऐसे अचंभित होने लगते थे जैसे पुराना पाप सामने आने पर कोई पापी अचंभित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से 35 से 40 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और वह अचानक गायब हो गई थी। माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन से जुड़े लोगों ने उस लड़की का अपहरण करके, उसका बलात्कार करके उसे मार दिया था, और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जमीन में दफना दिए थे और कुछ समंदर में भी फेंक दिए थे। उसी लड़की की आत्मा सोनल को दिखती रहती है और अपने लिए इंसाफ चाहती है। सोनल आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती है, पर अब सोनल ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि अगर हकीकत में ऐसी कोई दुर्घटना उस लड़की के साथ हुई होगी तो समय आने पर उस राज से पर्दा उठेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। ये कहानी करीब 35 से 40 साल पुरानी है और बिल्कुल सच्ची है। मुझे मेरे पिताजी ने ये कहानी बताई थी। हमारे यहाँ के सभी लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। हमारा गांव जहाँ है वो एक पहाड़ी इलाका है। अब तो फिर भी ये इलाका बहुत मॉडर्न हो चुका है, लेकिन 40 साल पहले ये इलाका बहुत सुनसान हुआ करता था। यहाँ ज़्यादा आबादी भी नहीं थी।
तो कहानी ऐसी है कि करीब 40 साल पहले हमारे ही गांव का एक आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर घर आया था। पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा था। वहाँ की लोकल बस सीधा मेन अड्डे पर उतारती थी और वहाँ से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था, पहाड़ों के बीच से। तो वो फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। जब वो रास्ते में आ ही रहा था कि उसको सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब फौजी था तो बहादुर तो होगा ही, तो वो जंगल के अंदर गया देखने के लिए कि कौन रो रहा है। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत ना कर पाता। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। वो उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि वो कैसे पहुंची और उसका घर कहाँ पर है। लड़की काफ़ी जवान थी और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। लड़की रो रही थी और उसने फौजी से उसको अपने साथ ले जाने के लिए कहा। फौजी उस लड़की को अपने घर ले आया। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को लाया है जंगल से। सबने जानने की कोशिश करी। लड़की से काफ़ी पूछा गया कि वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। शायद उसकी याददाश्त खो चुकी थी। सबको लगा लड़की अब फौजी के घर रहने लगी। फौजी लड़का भी जवान था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में दो अनजान लड़का लड़की रह रहे थे। लोग भी तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। इसीलिए उस फौजी लड़के के घर वालों और गांव वालों ने फैसला किया कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। लड़की ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लड़का इस बात को मान गया क्योंकि उसे लगा कि काफ़ी छोटी मोटी शर्त है और दोनों की अच्छे से शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10-12 साल बीत गए थे। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर आता, कुछ समय बिताता और फिर चला जाता। एक बार वो छुट्टियों पर आया हुआ था। थोड़े समय रुकने के बाद वो बस जाने ही वाला था। सुबह अच्छे से तैयार होकर उसने खाना भी खा लिया था। उसकी पत्नी ने खाना बना दिया था। फिर वो बाहर चला गया जाने के लिए। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसको याद आया कि वो कुछ भूल गया है। वो जल्दी जल्दी घर वापस आया। जल्दबाजी में उसको अपनी पत्नी की वो बात याद नहीं रही कि उसको बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर नहीं आना है, और वो जल्दबाजी में ही ऐसे अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही जो उसने देखा, उसको देखने के बाद उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है। जलती आग के अंदर बाल बिखरे हुए थे। ये देख के उसकी चीख निकल गई। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वो गुस्से से उठी और चिल्लाई, मैंने बोला था ना, कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर मत आना। इतना बोल के उसने गुस्से में उस फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेजी से भाग के बाहर चली गई। वो इतनी तेजी से निकली कि कोई भी उसे देख नहीं पाया और वो वहां से गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी कि फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कौन थी और कहां से आई थी। बात करीब आज से 15 साल पहले की है, जब मैं अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। हमारा स्कूल एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल था, जो कि एक बहुत ही पुरानी चर्च के पास बना था।
हमारे स्कूल का इलाका बहुत ही बड़ा था, जिसमें हॉस्टल, प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ था। एक बार हमारे यहाँ एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी हॉस्टल के लिए, तो उसके लिए ज़मीन की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान वहाँ कई सारे नरकंकाल पाए गए। नरकंकाल मीन्स जो इंसानों की हड्डियाँ होती हैं। उनमें से कुछ को तो हमारे प्रिंसिपल ने हमारी बायो लैब में रखवा दिया और कुछ को वहीं दबा रहने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो टूटी फूटी हालत में थे। कुछ दिनों बाद वो नई हॉस्टल की बिल्डिंग बनके तैयार हो गई और वहाँ पर बच्चे रहने लगे। बिल्डिंग के पीछे की तरफ लोहे की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जो कि इमरजेंसी के लिए बनी हुई थी। नई बिल्डिंग बनने के कुछ ही दिन बाद अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। किसी के रूम में चीज़ें अपने आप गिरने लगती, तो किसी को सोते हुए कोई साया पकड़ के हिला देता। मतलब किसी के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। स्कूल के मैनेजमेंट ने भी इस पे कोई खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये सोचा कि बच्चे आपस में मजाक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मामला सीरियस होता गया। एक रात 5वीं मंजिल पर रहने वाले एक बच्चे ने ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लिया। ये देखकर सब सकते में आ गए। पुलिस ने छानबीन शुरू करी, तो यही नतीजा निकला कि बच्चे ने खुद छलांग लगाई थी, क्योंकि वहां और कोई नहीं था। लेकिन अगले ही 1 महीने में 3 और बच्चे बिल्कुल उसी तरह से बिल्डिंग से कूद गए और मर गए। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट के होश उड़ गए और सबने मान लिया कि यहाँ ज़रूर कोई ऊपरी चक्कर है। अगले ही दिन 7 वाली चर्च के बूढ़े फादर को बुलाया गया। वो उस लोहे की सीढ़ी के पास आते ही समझ गए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने प्रिंसिपल को बोल के उन सीढ़ियों को बंद करवा दिया और उसका शुद्धिकरण किया। बूढ़े फादर ने बताया कि जहाँ वो बिल्डिंग बनी थी वहाँ भूतों का पूरा कबीला रहता था, और बिल्डिंग बनने से वो सारे भूत नाराज़ हो गए थे, इसलिए ये सब हरकतें हो रही थी। और जो बच्चे बिल्डिंग से कूदे थे वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उनकी मर्जी से कूदे थे। फादर वहाँ हर फ्राइडे को आते और होली वाटर से उस जगह की शुद्धि करके जाते। धीरे धीरे सारी अजीब हरकतें कम होती चली गईं। बिल्कुल बंद तो नहीं हुई थी, क्योंकि उसके बाद भी कई बच्चों ने बताया कि उनके कमरे का सामान इधर उधर जाता था, लेकिन खुदकुशी का कोई केस दोबारा नहीं आया। मैं उसके बाद 2 साल और उस स्कूल में पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ वहाँ पर। हाँ, लेकिन रात में ज़रूर उन सीढ़ियों के पास में जाने से मेरे को बहुत डर लगता था। मैं गुजरात के सूरत का रहने वाला हूँ। GS रोड पर हमारी किराने की दुकान है। आज मुझे हमारी दुकान पर काम करने वाले ललित के बारे में बात करनी है। ललित वैसे तो एक मेहनती लड़का था, पर शायद उसे कुछ दिमागी तकलीफ थी। उसे गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता था और वह थोड़ा मुंहफट भी था। गरीब घर का लड़का समझकर हम उसे काम तो दे दिए थे, पर हमें मालूम नहीं था कि ये हमारे सबसे बड़ी गलती होगी। आज ललित तो इस दुनिया में नहीं है, पर ललित का खौफनाक प्रेत दुकान पर दिन रात मंडराता रहता है। लगभग 1 साल पहले एक दुखियारी औरत हमारी दुकान पर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ काम दे दीजिए। मेरे पापा ने फौरन उन्हें कह दिया, आपके बेटे को कल से यहीं काम पर भेज दीजिएगा। इस तरह ललित को जाने बिना हमने काम पे रख लिया था। पर धीरे धीरे ललित का गुस्सैल स्वभाव सामने आने लगा। तब ललित हमारे लिए मुसीबत बन गया था। पापा ने उसे कई बार समझाया, पर उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन ललित हमारे पुराने ग्राहक से झगड़ पड़ा और वह ग्राहक बिना सामान लिए दुकान से चला गया। मेरे पापा को और मुझे उस पर काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि अब ललित की वजह से हमारा बिजनेस खराब हो रहा था। मैंने और पापा ने उसे खूब डांटा और वहाँ से चले जाने को कहा, और उसे यह भी बोल दिया कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ललित गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपनी साइकिल से घर की ओर चला गया।
हम भी अपने काम में जुट गए। तभी अचानक ललित फिर से दुकान के सामने आ धमका। ललित के सर से खून बह रहा था, तो हमें उसकी चिंता हुई। हम फौरन उसके पास दौड़ कर गए और उसे पूछने लगे कि क्या हुआ। ललित कुछ बोल नहीं रहा था। हम भी टेंशन में आ गए। अब क्या करें? पापा ने मुझे दवाई लाने मेडिकल स्टोर भेजा ताकि उसकी मरहम पट्टी की जा सके। अभी मैं दवाई लेकर आया ही था कि मेरे पापा के फ़ोन की घंटी बजी। पापा ने फ़ोन उठाया और बात करी। फ़ोन पर कोई पुलिस अफसर था। उस पुलिस वाले ने कहा कि आपकी दुकान पर कोई ललित नाम का लड़का काम करता है क्या? पापा ने कहा, जी जी जी, करता है, बताइए क्या हुआ, कोई परेशानी? उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, आप जल्दी से मेन रोड पर आ जाइए। उस लड़के का बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हो चुका है और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। ये बात सुनकर मेरे पापा के तो पसीने छूट गए। मैंने पूछा, पापा क्या हुआ? पापा ने कहा, बेटा बेटा ललित तो मर चुका है। हम दोनों ने मुड़कर देखा तो पता चला कि हमारी दुकान से ललित और उसकी साइकिल गायब थी। यानी कि जो अभी अभी हमारी दुकान पे आया था वो ललित की आत्मा थी। हम घटनास्थल पर गए तो हमने देखा कि ललित की साइकिल ट्रक के पहिए के नीचे दबी कुचली थी और ललित के सर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वहीं ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो चुकी थी। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। मेरे पापा ने ललित का अंतिम संस्कार करवाया। उसकी माँ को 2 लाख रुपए दिए गए और कभी कभी पापा ललित की माँ के घर किराने का सामान भी मुफ्त में भिजवा दिया करते थे। कई बार दुकान के सामने ललित साइकिल लेके खड़ा रहता है और हमारे ग्राहक को भी ललित काफ़ी डराता रहता है। शायद मरने के बाद भी ललित के गुस्सैल स्वभाव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। मेरे पापा इतने भोले हैं कि आज भी ललित की मौत को अपनी गलती मानते हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि ललित को काम से नहीं निकालना होता तो शायद वह जिंदा होता आज। पर मैं पापा को हमेशा सांत्वना देकर समझाता हूँ कि मौत और ग्राहक कभी भी आ सकते हैं, उन्हें कोई नहीं टालता। उसका समय पूरा होना था, इसलिए वह चला गया। वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसमें हमारा कोई दोष भी नहीं है। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैंने पापा के सामने अपनी फरमाइश रख दी थी कि मुझे वाटर पार्क घूमने आना है। इस बार तो माँ भी मेरे साथ थी, क्योंकि 3 साल से हम कहीं घूमने नहीं गए थे। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्हें छुट्टी काफ़ी कम ही मिल पाती है। वैसे मेरा नाम मिली है और मैंने अभी अभी 12वीं कक्षा पास करी है। मैं जो किस्सा आपको बताने जा रही हूँ वह मेरी पिछली छुट्टियों के दौरान ही मेरे साथ कटा था। उस दिन सुबह 10 बजे मैं, पापा और मेरी माँ हम तीनों वाटर पार्क पहुंचे। वाटर पार्क के गेट पर एक बूढ़ा सा चौकीदार था जो मुझे काफ़ी अजीब नज़रों से घूर रहा था। मैं फौरन पापा से इस बात की शिकायत कर बैठी। मेरे पापा काफ़ी गुस्सैल वाले इंसान हैं। वह तुरंत उसके पास गए और उसे काफ़ी डांटा और धमकाया। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर चले गए। अभी मैं स्विमिंग पूल में उतरी थी कि तभी वहाँ मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगी? तो मैंने उसे खुशी खुशी हाँ कह दिया और मैं उसे तैराना सिखाने में व्यस्त हो गई। मेरे पापा और माँ पास में ही रिलैक्स चेयर पर बैठे थे। तभी अचानक पापा ने मुझे आवाज़ लगाई। पापा ने कहा कि वह बाहर से कुछ खाना लाने जा रहे हैं और माँ भी उनके साथ ही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहीं पूल के पास रहूं। कुछ ही देर में उस लड़की को अच्छा खासा तैरना आ गया था। अब हम दोनों मस्ती के साथ साथ तैर रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र
गेट के पास गई। वहां पर बूढ़ा चौकीदार अब भी वहां से मेरी ओर ताके जा रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि पापा और माँ बाहर गए थे और पापा ने उन्हें धमकाया भी था। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, तभी अचानक मेरे साथ तैर रही उस लड़की ने मेरा सर पानी के अंदर डुबो दिया। मेरे तो नाक में पानी चला गया। पानी से बाहर आकर मैं उस पर खूब गुस्सा हुई। वह लड़की फौरन मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। उस लड़की की सजीव हरकत से मैं सदमे में थी। मेरे दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी। अब मैं पानी में नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर मैं कुछ घबरा सी गई थी। मैं फौरन पूल के किनारे पर आकर बैठ गई। वह लड़की अभी भी पानी में थी और बार बार मुझे पानी में आने के लिए आमंत्रित कर रही थी। उसकी उस हरकत के लिए मैंने उसे माफ कर दिया था, पर पता नहीं क्यों वह मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसका दिल रखने के लिए मैं फिर से थोड़ी देर पूल में उतरी। पूल के अंदर जाते ही उसने मुझे कमर से पकड़ लिया और पूल के बीच ले गई। मैंने उसे वही कहा, अगर पिछली बार की तरह कोई शरारत करी ना तो मैं पापा से बोल दूंगी। इस बार उसने मुझे जो जवाब दिया, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उस लड़की ने कहा कि तेरे पापा के आने तक मैं तुझे जिंदा थोड़ी रहने दूंगी। मेरे पापा को तो बुरा भला कहने वाले की बेटी आज मेरे हाथों से यहीं मरेगी। इतना बोलकर उसने मुझे अचानक फिर से पानी के अंदर डुबो दिया। पानी में मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। पूल सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पूल पर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं अचानक पानी की सतह से गायब हो गई हूं, तो उसने फौरन मुझे पानी से निकाल लिया। और तभी वह रहस्यमयी लड़की वहां से गायब हो गई। मेरी जब आंखें खुली तो मेरे पापा और माँ सामने थे। मैंने फौरन सारी हरकत पापा को बताई। तुरंत ही पापा और माँ मुझे वाटर पार्क अथॉरिटी ऑफिस में ले आए और वहां पापा ने वाटर पार्क को गेट को बंद करने के लिए कहा। वाटर पार्क के गेट को बंद करने के लिए कहा। उस बूढ़े चौकीदार को भी ऑफिस में बुला लिया गया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़की की खोज कराई गई, पर वहां उस रहस्यमयी लड़की का कोई पता नहीं चला। पापा ने अब उस बूढ़े चौकीदार का गिरबान पकड़ लिया और उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, क्योंकि वही मुझे शुरुआत से घूरे जा रहा था। वाटर पार्क वालों ने बड़ी मुश्किल से पापा को शांत कराया। उसी हड़बड़ी में उस बूढ़े चौकीदार की जेब से उसका पॉकेट गिर गया। उसमें उसी लड़की की फोटो थी जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश करी थी। फोटो देखकर पापा ने पूछा, क्या ये वही लड़की थी? तो मैंने उन्हें कहा, हाँ। अब पापा किसी के रोके नहीं रुकने थे। उन्होंने वही अपनी बेल्ट निकालकर उस चौकीदार को पीटना शुरू कर दिया और उससे पूछने लगे, बता, तेरी बेटी कहाँ है? ये तेरी ही बेटी है ना? जल्दी बोल, वरना आज तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा पुलिस वाले हैं, ये सबको पता चल गया था, इसलिए भी कोई बीच में नहीं पड़ना चाहता था। खांसते खांसते उस बूढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस कागज के टुकड़े को खोलने पर हमें पता चला कि वह उसी लड़की का डेथ सर्टिफिकेट था जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश करी थी। पापा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने उस बूढ़े चौकीदार के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांग ली और हम फिर उस वाटर पार्क से घर लौट आए। वाटर पार्क में अंदर जाते वक्त बूढ़ा चौकीदार इसलिए मेरी ओर घूर रहा था क्योंकि उसे मुझ में अपनी बेटी नजर आ रही थी। उसकी बेटी जब मरी थी तब वो मेरी ही उम्र की थी और पापा ने उसे धमकाया। ये उसकी बेटी की भटकती रूह से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए शायद उसने मेरी उम्र की लड़की का रूप लेकर मुझ पर हमला किया। मुझे आज उस लड़की की रूह से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अपने पापा के अपमान पर
शायद मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। हमारे साथ जो हादसा हुआ उसमें किसी का कोई दोष नहीं था, पर फिर भी हम सब ने तकलीफ भेजी।